जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा 2019 में जो हुई थी दिसंबर में, उसके प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पे हम उस प्रश्न पत्र को हल सहित देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 2020 के जो जून का प्रश्न पत्र था उसे सॉल्व किया था। इसी तरह से हम पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, अपने नोट्स भी बनाते रहें और जो भी डाउट्स है वो भी आप क्लियर करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पे आपको 10 ईयर्स यूजीसी नेट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाके आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और दोस्तों, एक हमारा चल रहा है यहाँ पे करंट क्लासेस चल रही हैं, जो कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड। तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी कंटेंट मिलेंगे जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या फिर जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिलेबस बाय सिलेबस, टॉपिक वाइज टॉपिक, प्रश्नोत्तरी भी है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 है, कालरिज के अनुसार, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कोड दिया हुआ है, विकल्प चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो कालरिज के अनुसार है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है। कालरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, तो ये तो नहीं है कालरिज के अनुसार। कल्पना कार्यित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, ये है। दूसरा, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, ये नहीं है। इसके अलावा है फिर, कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता नहीं होती, ये भी है। तो बी और डी, यहां पे ऑप्शन है बी और डी। कालरिज के अनुसार कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता ना होकर कार्यित्री प्रतिभा है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा, बी और डी सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, कौन सा है डायरी साहित्य, कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य कौन सी है। तो प्रवास की डायरी, बिल्कुल ये भी डायरी साहित्य है। एक साहित्यिक की डायरी, ये नहीं है। दिल्ली मेरा प्रदेश, ये है। ऋण जल धन जल, ये नहीं है। तो ए और सी यहाँ पे सही है। ए और सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। प्रवास की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये डायरी साहित्य हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। धर्मपरक, राजनीति परक, कला परक या फिर अर्थ परक। इनमें से किस किस की व्याख्या अर्थों में की है, किस किस अर्थों में की है, किन किन अर्थों में की है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा प्रश्न, जो एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो सही होंगे। तो यहाँ पे है धर्मपरक, सबसे पहला तो धर्मपरक सही है। दूसरा राजनीतिक परक, ये नहीं है। तीसरा कला परक, ये भी है। और चौथा अर्थपरक, ये भी नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक और कला परक के अर्थों में की है। प्रश्न है, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय निम्नलिखित में से क्या है। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, ऑप्शन डी यहां पे सही है।
अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकराचार्य या फिर माता प्रसाद गुप्त। तो इनमें से किसने ये कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के विचार से ना तो हम कबीर को पूरे एक अद्वैतवादी और ना एकेश्वरवादी कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के अनुसार सुनहरे अवसर बहुत हैं, ये तो नहीं कहना चाहता है। दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तो ये ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गीत फरोश में कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि थोड़ा बड़ा प्रश्न है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनू, भो मनमोहन रूपू मिली पानी मैं को लौनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा कूट यहाँ पे इन दोहों के अनुसार सही हो सकता है? तो बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है ए, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। बिल्कुल सही है। इन दोहों में नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। बिल्कुल सही है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, ये तो नहीं है। फिर है कोरिक का अर्थ है कचोटना, ये भी नहीं है। तो उस हिसाब से ए और बी हमारा सही है और इस ऑप्शन में दिया हुआ है डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और ऑप्शन दूसरा है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ संवाद दिए हुए हैं और कुछ पात्र दिए हुए हैं, उन्हें सुमेलित करते हुए नीचे कुछ कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये देखना है। पंक्तियां हैं, पात्र है और पात्रों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अंधा युग के निम्नलिखित संवाद हैं और उनसे संबंधित पात्र हैं। तो एक तरफ दिए हुए हैं संवाद और एक तरफ दिए हुए हैं उसके पात्र। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए ऑप्शन सही हो सकता है या कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला दिया हुआ है ए, वध में मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। इसके लिए हो जाएगा अश्वत्थामा, यहां पे हो जाएगा चौथा, ठीक है, अश्वत्थामा। फिर है आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। इसका हो जाएगा वृद्ध्याचक, ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। इसमें हो जाएगा युयुत्सु, ठीक है, 2। फिर अंतिम है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, उसका हो जाएगा धृतराष्ट्र, तीसरा, ठीक है। तो इस हिसाब से 4, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन सही होगा। 4, 1, 2, 3 ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न ये कह रहा है कि
तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हाँ, इससे पहले जो 2020 के जून 2020 का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसका जवाब हमने देखा था आपका बंटी, ऑप्शन सी। ठीक है, आपका बंटी ये उपन्यास है जो कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। फिर प्रश्न है कि नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या फिर अस्तित्ववाद। तो दोस्तों नीत्शे का जो संबंध है वो अस्तित्ववाद से है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही अनुक्रम की बात की जाए तो श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही। दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं ना तो आप हमारी डिटेल्ड वाली क्वेश्चन देखिए जिसमें हम सारी रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखते हैं और जितने भी कवि हैं उनको भी हम वहाँ पे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो प्रकाशन काल वाले जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रश्न है कि बिंब के अनिवार्य तत्व हैं विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, ऐन्द्रियता। तो इनमें से कौन कौन से बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? तो दोस्तों बिंब के जो अनिवार्य तत्व हैं ना वो हैं कल्पना और ऐन्द्रियता, बी और डी। तो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पनाएं, ऐन्द्रियता है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कई सारे प्रश्न पूछता है, कालक्रम वाले क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बहुत ही गहराई के साथ लेना है। ठीक है, तो अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो ये इसमें हो जाएगा परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि असर्शन और तर्क, स्थापना असर्शन ए और तर्क रीजन आर। अब इनमें से बताना है कि हमारा तर्क सही है, आर सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इस हिसाब के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थापना की बात की जाए तो स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है काव्य का सर्वस्व अलंकार है। अब इस पर तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। अब बताना है कि इसमें से स्थापना सही है, तर्क सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है ये गलत है, और तर्क जो दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, ये भी गलत है। तो स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों गलत हैं, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। केवल। फिर है यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया होगा ना, देख लेते हैं। ऑप्शन भी दोनों गलत, दोनों गलत मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। ऑप्शन है चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी।
तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वो है वापसी, ऑप्शन बी। वापसी कहानी में बाहर गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, साधारण या फिर उद्देश्य वर्धक? इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है ये मिश्र वाक्य है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो। ये एक मिश्र वाक्य है। फिर निर्देश दिया हुआ है असर्शन और तर्क के लिए। ठीक है, स्थापना असर्शन ए दी हुई है और उसमें यह है कि स्थापना असर्शन ए, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है, विकल्प में से हमें चुनना है। तो यहां पे जो दिया हुआ है ना, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, ये असत्य है। तर्क दिया हुआ है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे ए गलत आर सही, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दलित साहित्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। फिर प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बात है ऑप्शन बी की, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, कितने हैं? यहाँ पे है यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि कौन कौन से विकल्प यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे बिंदु सी और बीज डी, बी, सी और डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा, सी और डी, बिंदु और बीज। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं बिंदु और बीज। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की कौन कौन सी हैं टिप्पणियां। फिर नीचे कूट भी दिया हुआ है, उसमें से मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है उनमें से कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा जी की हैं? तो अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। बिल्कुल ये सही है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये गलत है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है, ये भी असत्य है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तदात्म्य स्थापित करना, बिल्कुल सही है। तो ए और डी हमारा सही है, उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए और डी। फिर प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो दोस्तों हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्ड में पढ़ा था लास्ट ईयर। तो उसमें हमें सबसे पहले जो निकल कर आया था वो था गिलक्राइस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए
गिलक्राइस्ट। फिर प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए बताना है, विकल्प का सही चयन करना है कि कौन कौन से यहाँ पे कथन हैं जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों से संबंधित हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, बिल्कुल। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता है, बिल्कुल। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, असत्य। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है, असत्य, सांकेतिक है। तो ए और बी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के जो कथन सत्य हैं वो ये है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, और दूसरा कथन भी सत्य है, वो ये है कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन है मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव या फिर प्रभाकर श्रोत्रिय। सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? सन 1965, सन 1977, सन 1982 या फिर सन 1972। सही उत्तर है दोस्तों सन 1977। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल 1977 है, सन 1977। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गीति नाट्य में से गीति नाट्य है? कौन सा गीति नाट्य है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग या फिर त्रिशंकु, इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कि सही होगा? अग्निलीक और उन्मुक्त, ये दोनों क्या है? ये दोनों गीति नाट्य हैं। तो ए और बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प, तो ए और बी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।